अगला टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में एक मुख्यतः नाभिक होता है, जो कि बीच का भाग होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाने के कारण नाभिक पर धन आवेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। जब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो केवल प्रोटॉन का चार्ज ही वैल्यूएबल रहेगा, जिसके कारण पूरे नाभिक का आवेश ही धन आवेश हो जाता है। इसके बाहर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। यह पहली कक्षा हो गई, क्योंकि नाभिक के पास वाली जो कक्षा होगी उसी को पहली कक्षा कहेंगे। प्रथम कक्षा, इसको 1 नाम आप दे सकते हैं। इसके बाहर दूसरी कक्षा होगी, इसको क्लास नंबर 2 नाम दिया जा सकता है। इसके बाहर तीसरी कक्षा होगी, जिसको क्लास नंबर 3 नाम आप दे सकते हैं। परमाणु में कक्षाएं इसी क्रम में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कक्षा नंबर 1, इसको 2, इसको 3 कहेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। नाभिक के पास वाली जो कक्षा होगी उसे प्रथम कक्षा, उसके बाद द्वितीय कक्षा, उसके बाद तृतीय कक्षा। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉनों को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में परिक्रमा करेंगे और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यदि है किसी परमाणु के अंतर्गत तो चौथी कक्षा में उनको भरा जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। n क्या है जी? कक्षाओं की संख्या। मानकर चलिए यदि आपको चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n = 4 का हम प्रयोग करेंगे, तो हमको प्राप्त होगा 2 4 का होल स्क्वायर 2 और 4 4 जा 16। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 32 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये हुआ कि चौथी कक्षा जो हम बनाएंगे इसमें बना सकते हो आप भी, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो। चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा नहीं हो सकते। 32 के बाद भी इलेक्ट्रॉन यदि बच रहे हैं तो उसको अगली 5वीं कक्षा में, 6वीं में, 7वीं, 8वीं में आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जितने भी
किसी परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात E4 इलेक्ट्रॉन और P4 प्रोटॉन इक्वल टू P। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। बाह्यतम बनी हुई कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन अंदर स्थिर होते हैं उनमें धन आवेश होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर हैं किसी भी परमाणु के अंतर्गत, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर बराबर होती है, जिसके कारण उस पर पाया जाने वाला धनावेश और ऋणावेश भी बराबर बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। यदि ट्रांसफर चार्ज की हम बात करें तो ट्रांसफर चार्ज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए ट्रांसफर चार्ज होगा 0। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर आकर्षण बल की हम बात कर लेते हैं। नाभिक बीच का भाग है जिस पर मैंने प्लस दिखाया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। इसके बाहर जो पहली कक्षा होगी, मान लेंगे उसकी दूरी r1 है। नाभिक से प्रथम कक्षा की दूरी r1, नाभिक से दूसरी कक्षा की दूरी r2 मान सकते हैं, नाभिक से तीसरी कक्षा की दूरी r3 मान सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में कूलाम का नियम है जो कि सिद्ध करता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। अर्थात नाभिक से जिस कक्षा की दूरी जितनी ज्यादा होगी उस पर लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कम होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी जितनी कम होगी उस पर लगने वाला आकर्षण बल उतना ही अधिक प्रबल होगा। उसको तोड़ने के लिए बाहर से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और इसकी नाभिक से दूरी भी सबसे कम है, क्योंकि नाभिक के बिल्कुल निकट है, पहली कक्षा है, इसलिए नाभिक द्वारा इस कक्षा पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आकर्षण बल लगाया जाएगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी कम है तो यह बल अधिक लगेगा। दूसरी कक्षा की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण आकर्षण बल थोड़ा घट जाता है पहली कक्षा के मुकाबले। तीसरी कक्षा की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आकर्षण बल और ज्यादा घट जाता है। यदि चौथी कोई कक्षा हम मान लेते हैं तो उसकी दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पांचवी कक्षा यदि हम मान लेते हैं तो उसकी दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। छठी कक्षा यदि हम मान लेते हैं तो उसकी दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक द्वारा प्रत्येक कक्षा पर लगने वाला आकर्षण बल घटता रहता है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अथवा आवेश को संचरित होने के लिए केवल बाह्यतम कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। याद रखेंगे, बाह्यतम कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 के 18 के स्थान पर 12, 15 या कुछ कम इलेक्ट्रॉन भी पाए जा सकते हैं। यदि 18 के बाद में 2-4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो चौथी कक्षा में उनको फिट किया जाएगा, क्योंकि 2n² का फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है। यदि हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं अथवा घर्षित करते हैं तो बाहर की कक्षा में से ही
जो सबसे बाहर की कक्षा है, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 ही कक्षाएं हमने ली है, तो सबसे बाहर की कक्षा तीसरी हो जाएगी। तो तीसरी कक्षा में से ही इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाएगा, क्योंकि नाभिक द्वारा इस तीसरी कक्षा पर लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम है। इसको तोड़ने के लिए बाहर से बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन अन्य वस्तु में चले जाते हैं और उसको आवेशित कर देते हैं और स्वयं भी आवेशित हो जाते हैं। स्वयं का परमाणु भी आवेशित हो जाता है। मानकर चलिए घर्षण किया आपने किसी वस्तु के साथ में, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे इसमें से, तो बाह्यतम कक्षा में 16 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं, ये उस वस्तु को चले जाएंगे जिसके ऊपर ये रगड़ी गई है, घिसी गई है। तो वहां पर जाने के पश्चात अब उसके परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। याद रखेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन उस दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर 2 धनावेश और उस वस्तु पर 2 ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। बल्कि हमने बात कर ली है। अगला टॉपिक है आवेशन की विधियां। आवेश किन किन विधियों के द्वारा स्थानांतरित हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आवेशन की विधियां। आवेश की मुख्यतः 2 विधियां होती है। पहला चालन विधि, चालन, और दूसरा प्रेरण। इन दोनों विधियों के द्वारा ही आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। कैसे? पहली विधि की हम बात करते हैं, जो कि चालन है। चालन विधि में यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित, जिस पर कोई चार्ज पहले से उपस्थित नहीं है, ऐसी वस्तु के पास लाते हैं या ऐसी वस्तु के साथ स्पर्श कराते हैं, तो उस आवेश रहित वस्तु में भी, ध्यान देंगे, उस आवेश रहित वस्तु में भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई धनावेशित वस्तु किसी अन्य आवेश रहित वस्तु के पास लाते हैं, तो वह आवेश रहित वस्तु भी धन आवेशित हो जाती है। यह विधि चालन विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई घर्षण उत्पन्न नहीं होता है, बाहर से कोई भी मैकेनिज्म उत्पन्न नहीं होता है, बाहर से कोई बल या कोई ऊर्जा देनी नहीं होती है। खाली आवेशित वस्तु को एक आवेश रहित वस्तु के पास लाते हैं या उससे स्पर्श करा देते हैं, तो वह वस्तु उसी प्रकृति के आवेश द्वारा आवेशित हो जाती है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है।